हेलो भाई लोग, तो क्या हालचाल। आज हम सेकंड चैप्टर बात करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन की, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था। ठीक है, इसकी फुल रिवीजन करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। जिन्होंने पढ़ रखा उन्हें भी समझ आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा इस चैप्टर को उन्हें भी समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेट है क्या? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह है सेट की डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आप मंथ की कलेक्शन करो कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो 12 मंथ होते हैं। चाहे मैं बोलूँ, आपका टीचर बोले, कोई भी समझाए आपको, कोई भी बताए, वो सब आपको 12 ही बताएंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई, जो मेरे लिए, आपके लिए, किसी और के लिए, सबके लिए इक्वल है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या गाइस, वो देखो। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब ही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ए, इसका मतलब है ए सेट के एलिमेंट को, पहले ए लिखा है ना, इसीलिए ए सेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो बी सेट के एलिमेंट के साथ, ये होता है ए क्रॉस बी का मतलब गाइस। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले मैंने ए सेट का एलिमेंट लिया 1। ठीक है, 1 को मैंने ए के साथ किया तो 1 कोमा ए आ गया। ठीक है, ये वैसी मल्टीप्लिकेशन नहीं है गाइस जैसे कि हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो मैंने 1 को ए के साथ किया तो 1 कोमा ए आ गया। फिर मैंने 1 को बी के साथ किया तो 1 कोमा बी। फिर मैंने 2 लिया, 2 को ए के साथ किया 2 कोमा ए। वैसे मैंने 2, फिर 2 को बी के साथ किया तो 2 कोमा बी आ गया। फिर मैंने 3 लिया, 3 को ए के साथ किया तो 3 कोमा ए आ गया। फिर मैंने 3 लिया, 3 को बी के साथ किया तो 3 कोमा बी आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ किया बी क्रॉस ए। ठीक है, बी क्रॉस ए का मतलब क्या है? जो पहले यहाँ पे लिखा होगा वहीं से आप पढ़ना शुरू करना। तो बी सेट के, यानी कि बी सेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो ए सेट के एलिमेंट के साथ, ये होता है इसका मीनिंग गाइज। ठीक है, तो वापस से मैंने बी क्रॉस ए कर लिया है। ठीक है, जैसे अभी मैंने ए क्रॉस बी किया था, ये आया। फिर मैंने बी क्रॉस ए किया, यानी बी सेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया ए सेट के एलिमेंट के साथ, तो ये आया। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्डर इज मैटर, यानी कि ऑर्डर मैटर करता है, सच में करता है। देखो, ए क्रॉस बी हमने किया तो एलिमेंट कुछ और आया, जैसे 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी। ठीक है, ये हमारा ए क्रॉस बी करने पे है। लेकिन जब मैंने बी क्रॉस ए किया तो 1 कोमा 1 आया, फिर ए कोमा 2, ए कोमा 3, यानी कि ऑर्डर चेंज हो गया। पहले 1 कोमा ए आ रहा था, 1 कोमा बी आ रहा था, 2 ए कोमा ए आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बी क्रॉस ए करने पे ए कोमा 1 आ गया, यानी ऑर्डर चेंज हो गया। इसीलिए ऑर्डर मैटर करता है गाइस। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये बात सच है, पूछो कैसे, देखो मैं बताता हूँ। ए क्रॉस बी किया मैंने, ठीक है, ए क्रॉस बी करने पे यहाँ देखो ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 कोमा ए, ये एलिमेंट है 1 कोमा ए, है ना। और ये क्या है 1 कोमा बी, ये क्या है 2 कोमा ए, ये क्या है 3 कोमा बी। और यहाँ पे बी क्रॉस ए जब मैंने किया तो क्या है ए कोमा 1, यहाँ क्या है 1 कोमा ए, यहाँ क्या है ए कोमा 1। ठीक है, और यहाँ क्या है मान के चलो बी कोमा 1, बी कोमा 2, ऐसे है। यानी कि ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर तो पता चली गया आपको, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए है, ये बात यहाँ से भी प्रूफ हो गई है कि ये दोनों भाई एक जैसे नहीं हैं, सेम नहीं हैं। इक्वल तो हैं, एलिमेंट इक्वल है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 एलिमेंट हैं। तो यानी ये इक्वल हैं लेकिन सेम नहीं है, इसीलिए ऑर्डर इज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए है। ये बात ध्यान रखना, ये सेम नहीं है दिखने में, इसीलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओके, अब बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, यानी कि जितने एलिमेंट ए क्रॉस बी में होंगे उतने ही एलिमेंट बी क्रॉस ए में होंगे। अब ये बात मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट। तो हमारा ए सेट का है, ये रहा, ए सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। ओके, फिर बी सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। ओके, मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना है 6 आया ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6 हो गया। अब नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, नंबर ऑफ बी क्रॉस ए का मतलब क्या होता है, बी सेट के एलिमेंट को, यहाँ बी सेट का एलिमेंट कितना है 2 है, मैंने 2 लिख दिया। फिर ए सेट का एलिमेंट, ए सेट के एलिमेंट में कितने 3 हैं, 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया, वापस आंसर कितना है 6। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए होता है, यानी जितने एलिमेंट ए क्रॉस बी में होते हैं उतने ही एलिमेंट बी क्रॉस ए में होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
अब बात करते हैं रिलेशन की, ठीक है। हमने सेट पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, अब बात आई है सेट की, ठीक है। तो सेट कैसे करते हैं, एग्जांपल देखो, मान के चलो मैंने ए सेट लिया, ठीक है, और ये उसके एलिमेंट है, ये ए सेट लिया मैंने, ये इसके एलिमेंट है, और ये मैंने बी सेट लिया। ये किस में रिप्रेजेंट है, रोस्टर फॉर्म में, है ना। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड थे, एक सेट बिल्डर और एक रोस्टर। तो यहाँ ये रोस्टर फॉर्म में है ना, ओके। अब मैंने इसी चीज़ को क्या किया, इसी सेट को मैंने एक गोला बनाया, ठीक है, उसमें लिख दिया इसके एलिमेंट। फिर मैंने बी सेट को वैसे किया, एक गोला बनाया, उसमें इसके एलिमेंट लिख दिए। असल में मैं तो ये देसी लैंग्वेज में गोला बोल रहा हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको हम बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ओके। अब बात आती है, इसका मैंने निकाला है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकाल दिया है। इसका ए क्रॉस बी का मतलब भी बता दिया कि ए सेट के, यानी ए सेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो बी सेट के एलिमेंट के साथ, ठीक है। या मैंने ए क्रॉस बी निकाल लिया है। अब बात आती है रिलेशन की, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ रिलेशन दिया है ए एंड बी। इस कॉमा का गाइज मतलब होता है एंड मैथमेटिक्स में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये कोलन जो लिखा हुआ है इसे हम सच दैट बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो यानी ए एंड बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बी बिलोंग्स टू बी। और यहाँ पे कंडीशन दिया है, ये मेन कंडीशन आपकी, ये तो अभी बता रखा है कि कौन किससे बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन मेन ये होती है हमेशा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यानी कि ए का, ए सेट के एलिमेंट का आप जब भी स्क्वायर करोगे वो बी सेट के एलिमेंट के इक्वल आएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब करके देखते हैं, मैंने ए का स्क्वायर किया, वो ए सेट के एलिमेंट का ये है ना, ए सेट के ये एलिमेंट है और ये बी सेट के एलिमेंट है ना। तो मैंने वन का स्क्वायर किया, तो आंसर बी में कितना आना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ पे तो बी में कोई 1 एलिमेंट ही नहीं लिखा, तो ये रिलेशन नहीं हो सकता। सेकेंड देखते हैं, 2 का स्क्वायर करता हूँ मैं, तो 2 का स्क्वायर करने पर कितना आया, 4। बी सेट में 4 है, ये रहा, इसीलिए मैंने एरो से इसको दिखा दिया कि मैंने जब 2 का स्क्वायर किया इनपुट, तो ये जी 4 आया, ठीक है। तो ये मैं एक रिलेशन लिख सकता हूँ कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले कंडीशन को कर रहा है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यानी 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, जो कि है, इसीलिए ये एक रिलेशन हुआ। तो ये रिलेशन मैंने यहाँ लिख दिया 2,4, ठीक है। ये रिलेशन का एक एलिमेंट मैंने लिखा है। और क्या क्या बन सकता है रिलेशन, चेक करते हैं। फिर मैंने 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 9। तो यहाँ पर 9 दे रखा है, तो यानी कि 9 भी होगा, तो 3,9 भी हो गया, ठीक है। अब मैं 4 का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। 4 का स्क्वायर जब मैं करूँगा तो कितना आएगा, 16, यानी 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ बी सेट में कहीं 16 लिखा हुआ है, एलिमेंट है नहीं है, तो ये रिलेशन बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। पांचवा देखते हैं, फिर 5 लिखा है ना, 5 का स्क्वायर करके कितना आएगा, 25, यानी 25, ठीक है। तो 25 बी सेट में है कहीं नहीं है, यानी कि ओवरऑल हमारा रिलेशन 2 ही एलिमेंट निकल के आए, रिलेशन के 2 ही एलिमेंट, एक 2,4 और एक 3,9, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये आ गई हमारी रिलेशन, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, ये रिलेशन चेक करो, 2,4 ये रिलेशन का एलिमेंट है ना, 2,4 एक 3,9, ये 2 एलिमेंट है। आप ए क्रॉस बी में चेक करो, ये एलिमेंट है क्या, यहाँ देखो, ये रहा 2,4 और एक 3,9, यानी ये दोनों एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में है ना। तो आपने एक सबसेट पढ़ा है, सेट चैप्टर में पढ़ा है ना, सबसेट। तो मैं ये बोल सकता हूँ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि जो रिलेशन के एलिमेंट निकल के आए हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही आए हैं, और कम भी हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से कम है एलिमेंट रिलेशन में, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी रिलेशन छोटा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से। और ये बात सच हो गई है। यहाँ देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारे, लेकिन जो रिलेशन निकल के आया वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकल के आया, जैसे कि 2,4 और 3,9, यानी 2 एलिमेंट, यानी कि ये छोटा हुआ रिलेशन, छोटा हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट से, इसीलिए हम कह सकते हैं रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। अब बात करते हैं डोमेन की, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, अब ये बात गांठ बांध लो, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब की, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो डोमेन होगा आपका, डोमेन वो हमेशा रिलेशन में से ही निकल के आएगा, कोडोमेन भी हमेशा रिलेशन में से ही निकल के आएगा, ठीक है। जैसे सेट से बना कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना रिलेशन, रिलेशन बना ना। अब रिलेशन के अंदर से ये डोमेन निकल के आएगा, रेंज। अब कैसे देखो, आपने ये रिलेशन निकाला है, ठीक है, ये रिलेशन निकाला, ये उसके एलिमेंट है ना, एक 2,4 है, एक 3,9 है, ओके। तो डोमेन कौन बनेगा, डोमेन वो बनेगा जो एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, या फिर इसी को प्री इमेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट या प्री इमेज। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वो देखो, ये रिलेशन है, ठीक है, ये उसका एलिमेंट है, एलिमेंट है 2,4, यानी कि ये जो है 2 ये एक्स एक्सिस पे होता है हमेशा, पता ही आपको, एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, और ये जो 4 है ये वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। तो यहाँ से जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा,
तो इस रिलेशन में हमारा डोमेन एक्स कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है, 2 है और एक 3 है, दो ही तो है एलिमेंट में, 2 और 3, तो ये हमारे डोमेन हो गए 2 और 3। ठीक है, अब बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ये जैसे 4 और 9 है, ये वाई कोऑर्डिनेट को ही हम रेंज कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों तुम हमेशा रिलेशन में से फाइंड आउट करोगे, कहीं और से नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से नहीं, सिर्फ रिलेशन में से ये बात। तो वाई कोऑर्डिनेट में हमारा 4 और 9 हो गया, यानी यही हमारी रेंज बन गई 4 और 9। ठीक है, और ये बात सच भी थी, मैं बता भी देता हूँ आपको। जैसे कि ए स्क्वायर का मतलब होता है इनपुट, ए में जो डालूंगा वो आउटपुट बी निकल के आएगा। ठीक है, आपने एक्स कोऑर्डिनेट में 2 यानी 2 का स्क्वायर किया तो आउटपुट क्या आया 4, मैंने 3 का स्क्वायर किया तो आउटपुट क्या आया 9। तो ये देखो डोमेन वो होता है इनपुट, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। डोमेन यानी एक्स कोऑर्डिनेट, जब भी आपको बोले ना रिलेशन के अंदर से डोमेन निकालो, तो रिलेशन पहले निकाल लो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, उसके अंदर का जो एक्स कोऑर्डिनेट का एलिमेंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आपका डोमेन होगा, एलिमेंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो आपका रेंज होगा। ठीक है, अब बात आती है तो कोडोमेन क्या होगा, बात आती है कोडोमेन क्या होगा। तो कोडोमेन गाइज आपका ये जो 20 सेट होता है, 20 सेट होता है, वही आपका कोडोमेन होता है। जब भी आपको कोडोमेन बोले निकालने के लिए आप सीधा 20 सेट को लिख देना, वही आपका कोडोमेन हो जाएगा। अब 20 सेट कैसे फाइंड करोगे वो भी बात ध्यान रखना। इनपुट देखो ये है, ये इनपुट रख रहे थे, 2 का स्क्वायर किया तो आंसर कितना आ रहा था 4, यानी तीर यहाँ पे है, तो जहाँ पे तीर होगा, ठीक है, ये तीर का निशान एरो का जहाँ पे निशान होगा वही आपका 20 सेट होगा। ओके, ये बात समझ आ गया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात आती है फंक्शन की। ठीक है, अब तक क्या पढ़ा हमने, सेट पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, रिलेशन पढ़ा, अब बात आती है फंक्शन की। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है गाइज, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो फंक्शन कुछ नहीं है, एक स्पेशल टाइप का ही रिलेशन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यानी फंक्शन कुछ नहीं है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ठीक, अब बात करते हैं कंडीशन फॉर फंक्शन, यानी फंक्शन होने की कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन यही है डोमेन। डोमेन आपने पढ़ा था ना, रिलेशन के अंदर डोमेन निकालते हैं, वही वाला डोमेन या प्री इमेज दोनों का मतलब सेम था। तो वो शुड नॉट रिपीट, यानी जो डोमेन है हमारा वो रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी रिलेशन में, यही कंडीशन है। रेंज कैन बी रिपीट, रेंज रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, ये रिलेशन दे रखा है, मैंने रिलेशन क्यों लिखा है, क्योंकि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यानी फंक्शन ही रिलेशन है, वो स्पेशल टाइप का है। अब कैसे, देखो ये रिलेशन है हमारा, ये एलिमेंट है उसके, तो ये जो एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट है इसी को हम डोमेन बोलते हैं, तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए। तो रिपीट होने का मतलब क्या है, जैसे ये 1 मैंने एक बार लिख दिया, ओके, अब 1 एक्स कोऑर्डिनेट में और कहीं भी एलिमेंट में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये मैं कह सकता हूँ ये रिलेशन फंक्शन है, क्योंकि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट का एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये फंक्शन है। ठीक है, अब बात आती है रिलेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये लिखा है 2,4, ये भी रिलेशन ही है, ये इसके एलिमेंट है, यहाँ दे रखा है एलिमेंट 2,4, एक है 3,7, एक है a,b और एक है 2,5। तो फंक्शन होने की कंडीशन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, किसी भी एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं होना चाहिए, जिसे हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ a है, यहाँ 2 है, ये देखो 2 और 2 वापस से रिपीट हो गया, इसीलिए हम कह सकते हैं ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, इसीलिए मैंने क्रॉस का साइन लगा दिया। ओके, ये तो हो गई आपको ऐसे रिलेशन ऐसे में दिया, और मान के सर्कल बना के, जिसे हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, सर्कल बना के दिया हो तो उसे हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ऐसा दिया हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, ऐसा अगर दे रखा हो डायग्राम बना के आप रिलेशन लिख लो सबसे पहले। ठीक है, तो रिलेशन कैसे लिखोगे, यहाँ 1 का है ए, ठीक है, 1 का ए के साथ है तो 1, ए आ गया। ओके, फिर 2 का ई के साथ है तो क्या है 2, ई आ गया। ओके, फिर 3 का ए के साथ है, 1 के साथ है सॉरी, तो 3, 1 आ गया। ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया डायग्राम से। ठीक है, अब वही फंक्शन की कंडीशन क्या है, रिलेशन का जो एलिमेंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3, यानी रिपीट नहीं हुआ, तो ये भी फंक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड। ठीक है, सबसे पहले आपको यही पहचानना है कि ये है या नहीं, रिलेशन बना के देखो। अब यहाँ पे अब मान के चलो मैंने ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है बिल्कुल, और इसका आंसर मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताना मुझे, जिन्होंने पढ़ रखा है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है उसका आंसर ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और ये नीचे वाला भी, दोनों क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझे आंसर दोगे।
बाकी मैंने ये जो आपको बताया ये आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये मेन थे जो मैंने आपको समझा दिया फंक्शन के बारे में। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं गाइस टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, ठीक है, यानी फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन की खासियत क्या है वो देखो, y इक्वल टू एक्स आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ डोमेन और रेंज का मतलब चेंज हो गया गाइस फंक्शन में। अभी तक हम रिलेशन में क्या पढ़ते थे, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होता था उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा हमारा डोमेन होता था और वाई कोऑर्डिनेट जो होता था वो रेंज होता था, ठीक है। इतनी बात हमने कर ली थी। लेकिन यहाँ डोमेन का मतलब गाइस चेंज हो गया है। यहाँ डोमेन का मतलब हो गया इनपुट। क्या हो गया, इनपुट, ठीक है, क्या क्या हम पुट कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर। और रेंज का मतलब हो गया आउटपुट, यानी कि उस फंक्शन से आउटपुट क्या निकल के आएगा, ठीक है, ये बात हो गया। तो यहाँ डोमेन जो होता है आइडेंटिटी फंक्शन का वो रियल नंबर होता है, ठीक है। रियल नंबर आपको भी पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप एक बार पता कर लेना क्या होता है, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, ठीक है। तो डोमेन होता है आपका रियल नंबर, ठीक है। और रेंज, डोमेन का मतलब यही था रियल नंबर, और ये इसका मतलब है इनपुट, यानी आप कुछ भी डाल सकते हो आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर। आप कुछ भी पुट कर सकते हो रियल नंबर में, कुछ भी। रेंज जो होगा वो भी आपका रियल नंबर ही निकल के आएगा, यानी जो आप इनपुट दोगे वही आउटपुट निकल के आएगा। ये होती है आइडेंटिटी फंक्शन की खासियत, ठीक है। अब बात आता है कांस्टेंट फंक्शन, और ये उसका ग्राफ है गाइस, आइडेंटिटी फंक्शन का ये ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है उसका। अब बात आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन होता है y इक्वल टू के, यानी कि इनपुट है। यहाँ मैं y की जगह कुछ भी लिख दूँ, 1 2 3 4 -5 -16 1 लाख बिलियन मिलियन, कुछ भी लिख दूँ मैं यहाँ y की जगह, ठीक है। वो आंसर वो हमेशा किसके इक्वल होगा, के, यानी मैं इनपुट कुछ भी डाल लूँ रियल नंबर, यानी रियल नंबर में मैं कुछ भी डाल लूँ, इनपुट आउटपुट हमेशा एक कांस्टेंट ही होगा। ये होता है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ओके गाइस। अब बात आता है मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू मोड एक्स आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये मॉड्यूलस फंक्शन की ऐसी पहचान है, ठीक है। इसका जो डोमेन होगा यानी इनपुट, आप कुछ भी पुट कर सकते हो रियल नंबर में, कुछ भी, ठीक है। और जो आउटपुट होगा वो इंटीजर निकल के आएगा, और इसका ग्राफ ऐसे बनता है वी शेप का, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब बात आती है इसी में सिग्नम फंक्शन की। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ जो x क्या था, हमारा इनपुट था, ठीक है। तो इनपुट यानी x ग्रेटर देन 0, यानी आप 0 से बड़ा कुछ भी रख लो, आप कुछ भी इनपुट, ठीक है, आउटपुट हमेशा 1 निकल के आएगा। ये इसकी खासियत है, ठीक है। अगर आप x को 0 के इक्वल रखते हो, यानी इनपुट को आपने 0 के इक्वल रखा है, तो आउटपुट भी आपका 0 के ही इक्वल आएगा, ठीक है। अगर आपने इनपुट x लेस देन 0 रखा है तो y जो है वो -1 निकल के आएगा, यानी कि x सिंपल वे में बोला जाए तो x अगर ग्रेटर देन 0 होगा, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो हमेशा उसका आउटपुट 1 निकल के आएगा, ठीक है। x जब भी 0 से बड़ा होगा x की वैल्यू, तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। x अगर 0 के इक्वल हुआ तो y भी 0 के इक्वल आएगा। अगर इनपुट 0 से छोटा हुआ तो आउटपुट भी -1 आएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ डोमेन यानी इनपुट आप कुछ भी पुट कर लो रियल नंबर में, कुछ भी, ठीक है। आउटपुट यानी रेंज वो सिर्फ -1 और 0 ही निकल के आएगा, ठीक है। अभी आपको अगर नहीं भी समझ आ रही है तो इस चीज़ को रट लो, याद कर लो, बेनिफिट मिलेगा। अगली क्लास जब आप 12th में पढ़ोगे वापस से रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। अब हमारा लास्ट ये फंक्शन है, लास्ट टाइप का, ठीक है, कह लो। एनसीईआरटी के हिसाब से इतना ही करवाएगा, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने वो फंक्शन आपको करवा दिए, ठीक है। और अभी आपको ज़्यादा यूज़ भी नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है, सेकेंड चैप्टर में। बाकी इसका यूज़ आपको 12th क्लास में मिलेगा दम भरमार, ठीक है, या फिर जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत क्या है, वो y इक्वल टू ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ऐसा सिंबल है,